कहा मुझे, तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। पाकिस्तान को इंशाल्लाह कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से। पिछले कुछ अरसे से खबरें आ रही थी कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक तीसरा चैनल, एक बैकडोर चैनल जो है वो ताल्लुकात की बहाली के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये खबरें सिर्फ मीडिया की जीनत ही रही। इनके बारे में कोई भी कंफर्मेशन हुकूमती या सरकारी सतह पर नहीं आ सकी। उसके बाद नरेंद्र मोदी की तरफ से एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ट्वीट, उनकी सेहत के लिए, फिर 23 मार्च पे भारतीय वज़ीर आज़म की तरफ से तहनीती खत, इसने बहुत सी चहमगोइयों को जन्म लिया। अब यहां तक के वज़ीर आज़म इमरान खान ने भारतीय वज़ीर आज़म के खत का जवाब तो दे दिया है, लेकिन अब उसके साथ जो आज एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि पाकिस्तान की वज़ारत तिजारत ने भारत के साथ तिजारत बहाल करने की मंजूरी दे दी है। तो ये एक बहुत बड़ी शॉकिंग खबर थी। ये एक अनएक्सपेक्टेड खबर के तौर पे पाकिस्तानियों पे गिरी, क्योंकि भारत के साथ दो तरफा तिजारत मुअत्तल कर दी गई थी 2019 में, जब भारत ने कश्मीर का खुसूसी स्टेटस खत्म किया था 5 अगस्त 2019 को, और उसके बाद पाक भारत ताल्लुकात को, खास तौर पे तिजारत को बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। तो अब सवाल तो उठता है, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान माजी में जब वो अपोजिशन में थे, भारत के हवाले से, भारत के साथ ताल्लुकात के हवाले से बड़ा हॉकिश, बड़ा सख्त मौक़िफ़ और सख्त रवैया रखते थे। और सिर्फ यही नहीं, 5 अगस्त 2019 के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने मोदी सरकार को हिटलर सरकार से तशबीह दी और कहा कि भारत की जो सरकार है वो फैशिस्ट है। तो क्या अब वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं? क्या मोदी हिटलर नहीं रहा? क्या भारत की सरकार फैशिस्ट नहीं रही? क्या 5 अगस्त 2019 का इक़दाम भारत ने रिवर्स कर दिया है? क्या कश्मीर का खुसूसी स्टेटस बहाल हो गया है? क्योंकि पाकिस्तान के इस फैसले से न सिर्फ पाकिस्तानियों के जज्बात को ठेस लगी है कि भारत के साथ तिजारत बहाल कर दी गई, बल्कि डेफिनेटली कश्मीरी भी इसको महसूस कर रहे हैं कि इतनी जल्दी की क्या जरूरत थी। यही सवाल आज प्रोग्राम में उठाएंगे, लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि क्या ये एतमाद बहाली के इकदामात हैं, और क्या इस तरह के एतमाद बहाली के इकदामात से जो आगे कश्मीर का मसला है या जो तस्फिया तलब मसाइल हैं उनको हल करने में आसानी होगी। ये भी एक पहलू है, इसको भी मद्देनजर रखना पड़ेगा। बहरहाल इस पे बात करेंगे, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि भारत के साथ अगर ताल्लुकात बहाल करने हैं तो पार्लियामान में डिबेट की जाती और वहां पे मामले को लाया जाता। इसके अलावा एक और अहम खबर कि मरियम नवाज एक बार फिर पिछले कुछ दिनों से खामोश थी। तबीयत तो उनकी नासाज थी, लेकिन हुकूमत ने उन पे इल्जाम लगा दिया साजबाज करने का। आज हुकूमत की तरफ से सवेरे से ही ये खबरें सामने आ रही थी कि मरियम नवाज खामोश हैं, कि वो एनआरओ चाहती हैं और उनकी तबीयत नासाजी के लिए जो खुसूसी डॉक्टर लंदन से आए हैं, तो मरियम नवाज भी इलाज के लिए लंदन जाना चाहती हैं, एनआरओ हासिल करना चाहती हैं। अब से थोड़ी देर पहले मरियम नवाज दोबारा ट्विटर पे एक्टिव हुई हैं और उन्होंने कहा है कि मैं कहीं नहीं जा रही और कोई एनआरओ नहीं ले रही। लेकिन मरियम नवाज खामोश क्यों थी, इसका भी जवाब लेंगे। और पीडीएम के फ्रंट पे वैसे तो बड़ी खामोशी है, क्या ये खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा है, या तवक्को की जाए कि पीडीएम अब कोई कम बैक नहीं कर सकती, बिल्कुल रोल बैक हो गई है। लेकिन एक और हलचल मची है कि नून लीग और मौलाना फजल रहमान ने यूसुफ रज़ा गिलानी को पहले तो सिलेक्टेड कहा था, अब उन्हें अपोजिशन लीडर नामंजूर कह दिया है और कहा है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी मंजूर नहीं है। तो नून लीग, पीपल्स पार्टी और पीडीएम और पीपल्स पार्टी के दरमियान फासले मजीद बढ़ते जा रहे हैं। इसका फायदा गवर्नमेंट कैसे उठाएगी? ये सारे सवालात हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट एंड डिस्कशन के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास बड़े जबरदस्त मेहमान आज मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं, वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हैं अली नवाज आवान साहब, वो ज्वाइन कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून से सीनियर मरकजी रहनुमा हैं
तारिक फजल चौधरी साहब वो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी सरकर्दा रहनुमा है नाज बलोच साहिबा, वो मुझे ज्वाइन कर रही हैं। अली नवाज अवान साहब, पहले बात जरा पाक भारत ताल्लुकात और जो तिजारत अभी आप लोगों ने हालिया नई खोली है, भारत के साथ जो दोस्ती की नई पींगे एक दफा फिर चलना और बढ़ना शुरू हो गई हैं। क्या मोदी हिटलर नहीं रहा? क्या भारत फैशिस्ट सरकार नहीं रही? क्या वजीर आजम इमरान खान के जो भारत के बारे में, तिजारत के बारे में, दो तरफा ताल्लुकात के बारे में माजी का एक सख्त गिर रवैया रहा है, क्या वो सब खत्म हो गया? चीजें सब ठीक हो गई जो भारत के साथ अब तिजारत बहाल कर दी गई है? अच्छा, शायद थोड़ा सा आपको शायद नहीं पता होगा, ये वाकई मुअत्तल की गई थी। फिर पाकिस्तान के अंदर लाइफ सेविंग ड्रग्स का एक मसला आया था, और जब वो ड्रग्स का मसला, लाइफ सेविंग ड्रग्स का मसला आया था, उसको अलाउ किया गया था उसके बाद। और उसके बाद हम ये समझते हैं कि इस वक्त ईसीसी का इजलास हुआ आज सुबह, और उसमें ये देखा गया कि हमें गंदम और व्हीट और शुगर को इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसकी वायबिलिटी को चेक किया गया, और उसकी वायबिलिटी को देखा गया कि कहाँ से दुनिया में जो रेट्स हैं उसको देखा गया, कंपैरेटिव स्टडी देखी गई कि कहाँ से हमें चीप मिलेगी, क्योंकि आफ्टर जो फिनोमेना कोविड का आया है उसने इंटरनेशनल मार्केट में जो कमोडिटी मार्केट्स हैं उसको बहुत ज्यादा हिट किया, और जो पाकिस्तान में भी महंगाई का एक बहुत बड़ा आई है लहर, उसका भी जो कोविड एक बहुत बड़ी वजह है, और जो पूरी दुनिया में भी उसका इम्पैक्ट है। तो जब कंपेयर किया गया कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जो ब्राजील है वो बहुत बड़ा, क्यूबा, ब्राजील, ये शुगर एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में से आते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा यील्ड होती है। इसी तरह कॉटन जो है वो बहुत मशहूर है इजिप्ट की, उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान, बहुत सारे मुल्क। तो जब देखा गया, इसको कंपेयर किया गया, तो इंडिया रिलेटिवली हमें प्राइस वाइज 20% कम मिला, और उसके साथ जो हमारे बॉर्डर साथ मिलते हैं, जो उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम मिली है। तो जो हमें फिजिबल पड़ा तो उसके लिए हमने उसको यस कर दिया। फिर आपने ये कहा कि बहुत सारी चीजें आपने रिलेट की माजी के साथ, खान साहब के बयानात के साथ, तो अभिनंदन भी उसमें से एक था जिसमें आपने अलाउ किया अभिनंदन को वापस जाना। वो क्या था? वो सीबीएम ही था ना, और क्या था? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स ही थे। और हमने जब खान साहब इलेक्ट भी हुए थे, प्राइम मिनिस्टर बने थे, और पहला जो मैसेज इंडिया को भेजा था, अगर वो तकरीर भी अगर आपको याद हो, अगर आप उसको उसके साथ ही बता देती, जिसमें कहा गया था हम जंग नहीं चाहते हैं, हम अच्छे मेजर्स चाहते हैं, हम चाहते हैं क्योंकि दोनों मुल्कों के जो हालात हैं इकोनॉमिकली, जो जिस तरह हमारे बहरान है, गुर्बत है, पॉवर्टी लाइन से जितने लोग नीचे रहते हैं, वो बहुत ज्यादा मुश्तरका है, और हमने मिलकर गुर्बत को खत्म करना है। हमारा असल जो जंग है वो गुर्बत के खिलाफ है। और उसके बाद फिर वो कश्मीर का जो इशू आया, जो यूनिलैटरली उन्होंने 370 और 140 के साथ जो किया, जो नहीं करना चाहिए था, उसके ऊपर जो हमारा एक पूरा रिएक्शन आया पाकिस्तान का, और जो उसके बाद उन्होंने अटैक किया और जो उसका जवाब दिया, वो आपके सामने। देखिए, मैं आपको फिर बताता हूँ, दुनिया में एक चीज बहुत कोट की जाती है गरीदा, कि जंग से पहले मुज़ाकरात होते हैं। मुज़ाकरात अगर फेल हो तो जंग होती है, और जब जंग हो जाती है उसके बाद दोबारा मुज़ाकरात होते हैं। आपके सामने है आपका शिमला एग्रीमेंट आपके सामने है। उसके बाद में 3-4 एग्रीमेंट्स आपको और भी गिनवा, सॉरी नॉट एग्रीमेंट्स, उसको आपको कहें कि कॉन्फ्रेंसेज हुई, मुज़ाकरात हुए, उसके बाद शिमला एग्रीमेंट हुआ। तो मैं ये कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ, अगर मैं अपना पॉइंट अगर आपको मैं क्लियर कर सकूं, कि इसी तरह होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं। और जो अभी खत लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, और जो मोदी ने पहले 14 अभी जो लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उसका जो जवाब दिया 23 मार्च को, जो अभी लिखा है और उसका जो जवाब दिया है वो भी आपके सामने, जिसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा गया कि एक बहुत बड़ा मसला है कश्मीर, हमें उसको रिजॉल्व करना है। हमने उसके अंदर अपनी जो इकोनॉमिक टाइज, ये सारी चीजें आपके सामने। लेकिन एक छोटे से सवाल का जवाब, उसके बाद फिर मैं तारिक फजल साहब और नाज बलोच साहिबा की तरफ जाती हूँ। मुझे ये बता दें कि 5 अगस्त 2019 के बाद की वजीर आजम इमरान खान की तकरीरें आपको मुझसे ज्यादा याद होंगी, तो क्या वजीर आजम बार बार नहीं कहते रहे कौमी असेंबली में खड़े होकर, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होकर, कि ये भारत की सरकार, RSS की सरकार जो है ये हिटलर की सरकार है, हिटलर के नाज़ीइज़्म है, फैशिज्म है, इनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते, इनकी मेंटालिटी ही बातचीत की नहीं है? तो अब किस तरह से बातचीत का रास्ता खुल रहा है? अगर आप उससे थोड़ा पीछे चले जाएं, हमने कहा था वन वे ट्रैफिक नहीं चल सकता। हम लोग आपका अमन का पैगाम दे रहे हैं, आपने अटैक किया, आपका पायलट पकड़ा, हमने वापस भेज दिया, और दोबारा आपकी तरफ से यही 140 हो गया, 370 हो गया। हम यही तो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं वन वे नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने आपको लेटर लिखा, लेकिन ये वन वे हुआ ना अली नवाज अवान साहब, ये वन वे हुआ क्योंकि हमने तिजारत 2 तरफा बंद कर दी थी जब कश्मीर का स्टेटस चेंज किया गया था 5 अगस्त 2019 के बाद। हमने 2 तरफा तिजारत मुअत्तल कर दी थी।
میں یہی کہہ رہا ہوں. اس کے بعد آپ نے اپنی ایئر انڈسٹری سے ریلیٹڈ جو آپ نے اپنا فضائی حدود ہیں وہ بھی بند کر دی تھی, وہ آپ نے بعد میں کھولیں. پھر آپ نے لائف سیونگ ڈرگز بھی بند کی ہوئی تھی, وہ بھی آپ نے کھولیں. آپ کو ضرورت تھی نا, آپ کے لوگوں کو ضرورت تھی, اب بھی ہمیں ضرورت ہے نا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کو اس چیز کا فائدہ ہے اگر ہم کاٹن اور ہماری جو شوگر اینڈ ویٹ کے جو مسائل ہیں اگر وہاں سے ہم اس کو امپورٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہے. یہ کوئی میرے عمران خان کی ذات کے لیے بہتر نہیں ہے, یہ کوئی علی عوان کی ذات کے لیے بہتر نہیں ہے. آپ کو ایک اور چیز بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, میں ذرا باقی پارٹیز کی طرف چلی جاؤں پھر آپ کے پاس آؤں. سے ریلیٹڈ کیونکہ آپ کا جواب بڑی تسلی سے میں نے لیا. اس سے پہلے کہ ہم کسی اور ایشو کی طرف بڑھیں, اس ایشو کو ذرا سارٹ آؤٹ کر لیں. طارق بدر چودھری صاحب, یہ چیز پاکستان کے لیے اس وقت بہتر ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات میں نرمی لائی جائے, بہتری لائی جائے, تجارت کھولی جائے. چینی کپاس کے حالات آپ کے سامنے ہیں, اس وقت پاکستان کے لیے بہتر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پورا جو سینیریو ہے اس کے ایک دو پہلو ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یا میری قیادت یا ہماری حکومت اس وقت ہم اس خطے میں امن چاہتے ہیں. ہم بھی کوئی ایسے نہیں ہیں جناب کے ایٹمی ہتھیار رکھے ہوئے ہیں تو وہ انڈیا پہ چلا دو اور اسے تباہ و برباد کر دو. انڈیا کے ساتھ ہمارے جو اختلافات رہے ہیں اور موجود ہیں اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ کشمیر ہے. بالکل. کشمیر کا سٹیٹس جو آپ نے بتایا ابھی خود کہ وہ تقریباً انڈیا کشمیر کو ہڑپ کر چکا ہے. اس سے پہلے نہیں, وہ کر چکا ہے. تو لہٰذا ایک ایسا انڈیا جس نے آپ کے کشمیر کو, جس میں اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں, وہاں پہ اکثریتی مسلمان آبادی موجود ہے, اس کو اس کا خصوصی سٹیٹس بھی چینج کر چکا ہے. وہاں پہ ہندو آبادی آبادکاری ہو رہی ہے تاکہ مسلم میجورٹی کو مائنورٹی میں تبدیل کیا جائے. یہ ساری باتیں سب کو پتہ ہے, میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. ان حالات میں آپ کو محبت اگر انڈیا کے لیے جاگی ہے آپ کی تو بھلے جاگے, ہم اس میں آپ کو نہیں کہیں گے کیونکہ آپ نے تو ماننا نہیں ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے, اسی انڈیا کی بات اگر نواز شریف کرتا تھا تو وہ غدار تھا, یا تو یہ بھی کہیں کہ اس وقت وہ بھی غلط تھا. لیکن وہ اگر انڈیا کی بات کرے, دوستی کی بات کرے, امن کی بات کرے, وہ غدار ہے. یہ اگر کریں تو ملک کی ضرورت ہے. اگر آپ چونکہ وہ بھی الیکٹورل پالیٹکس سے تعلق رکھتے ہیں علی عوان, تو میں علی کو یہ بات کہوں گا کہ دشمن کے گھر سے آپ مر بھی جائیں پانی نہیں پیتے. انڈیا ہمارا دشمن ہے. یہ گندم کپاس, پہلی بات یہ ہے کہ یہ آپ کے ملک میں بحران آیا کیوں, یہ سوال ہے بھائی. منگوانی, ہاں آپ نے لائف سیونگ ڈرگز کی بات جہانگیر ترین کے خلاف, ان کے بیٹے کے خلاف چینی پہ ایف آئی آر ہوئی ہے. اگر آپ لائف سیونگ ڈرگ کی آپ نے بات کی, میں آپ سے مانتا ہوں, چلیں لائف سیونگ ڈرگز ہیں, ایک مجبوری ہے, اگر وہاں سے مل گئی آپ کو, وہ ایک ہیومینٹیرین کرائسس تھا, وہ جنگوں میں بھی الاؤ ہوتا ہے. ویکسین کی بات ہو رہی ہے, ایک پینڈیمک پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے, اس کا سینیریو مختلف ہے. لیکن یہ گندم کپاس یہ تو ہماری اپنی, ہم تو ایکسپورٹ کرتے ہیں. کپاس میں خود کفیل ملک, تو وہ انڈیا سے لینی. اور نظریہ ضرورت کی بات میرے بھائی نے کی ہے. اب نظریہ ضرورت پہ تو فاصلہ چلتا رہا, کہا ہے نا کہ ضرورت ہے. انہوں نے کہا ملک کی ضرورت ہے, میں تو ملک کی ضرورت کی بات کہہ رہا ہوں نا, اسی کو میں نظریہ ضرورت کہہ رہا ہوں. میں نے کہا, انہوں نے کہا ملک کی ضرورت ہے اسی لیے. انہوں نے نظریہ ضرورت نہیں کہا, انہوں نے میں نے نظریہ کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے. میں نے یہ کہا ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ ضرورت ہے تو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اپوزیشن کا کردار کہاں ہے, آپ کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا کہ پارلیمان میں لے کے آئے. ملک میں کئی دفعہ رائج ہوتا رہا ہے. اپوزیشن کا کردار کہاں ہے, آپ کو چاہیے تھا پارلیمان میں لے کے آتے اس ڈیبیٹ کو. آئے گی ڈیبیٹ, آئے گی. نہیں, کب آئے گی؟ آج تو پریس کانفرنس ہوئی ہے نا, آج ہوئی ہے نا. یہ خبریں آج کی تو نہیں آ رہی کہ بھارت کے ساتھ دوستی چل رہی ہے. جو نئے وزیر خزانہ مقرر کیے گئے ہیں, یہ انہوں نے پہلا تحفہ پیش کیا ہے نا. ابھی تو یہ بات آگے بڑھے گی, ابھی تو یہ پارلیمنٹ میں آئے گی, پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہوگی. تو اس کے بعد آپ لے کے نہیں, اب رات کو تو نہیں اجلاس کر کے آپ اس میں کر سکتے نا, ضرور کریں گے آپ. یہ پچھلے 2-3 ہفتوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت کے ساتھ بات چیت جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں آپ کی. لیکن جب تک کوئی کسی چیز کے اوپر آفیشیل اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی, آج ایک آفیشیل گورنمنٹ کی پالیسی آئی ہے, اس کے اوپر اپوزیشن کی جماعتوں کا موقف بھی آئے گا, اسمبلی کا سیشن چل رہا ہے, آپ ڈیمانڈ کریں کہ پارلیمان کے اندر لے کے آئیں. کریں گے نا, میں کوئی انکار کر رہا ہوں, آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں کوئی ضد کر کے بیٹھوں کہ ہم نے نہیں کرنا. بالکل کریں گے, ہر فورم پہ اپوزیشن کے کردار کی, کیونکہ یہ آپ کشمیر کی نمائندگی, آپ کی جماعت کلیم کرتے ہیں نا کشمیر کی نمائندگی کرتے ہیں. ہم نہیں, ہم نہیں, ہر پاکستانی کرتا ہے. ہم کیوں یہ کہیں کہ وی آر دی سول فلیگ بیئررز, ہر پاکستانی کرتا ہے. کشمیر ہر پاکستانی کے دل سے جڑا ہوا ہے. ہم تو پاکستان کی بات کہہ رہے ہیں. لیکن یہ بات میں نے گلا ضرور کی ہے کہ اگر انڈیا کے ساتھ تعلقات بنانے کی, تجارت کی بات کی جائے تو وہ ہم غدار ٹھہرائے گئے. آج وہ حلال ہو گیا جو ہمارے دور میں حرام تھا, ان سمپل ورڈز. اور مجھے یاد ہے, میں آج ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ خرم دستگیر صاحب ہمارے وزیر تجارت تھے,
उन्होंने एक मीटिंग कॉल की कि जनाब हम इंडिया के साथ तजारत खोलने लगे हैं। ये बड़ी मैं आपको तारीखी बात बता रहा हूँ, हम तजारत खोलने लगे हैं तो उसके लिए आप लोगों की क्या राय है। हमको 20-25 लोग थे और खास तौर पे वो लोग थे जो ज्यादा मीडिया पे होते थे। मीडिया परसेप्शन क्या होगी, राय क्या बनेगी, अवामी राय क्या बनेगी। तो आई वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। मैंने खुरम साहब, मेरा कुलीग भी और भाई भी, तो मैंने कहा खुरम साहब एक बात ध्यान में रखिएगा, आप ये कह रहे हैं आप ये कर नहीं सकेंगे। मैंने कहा था अपने वजीर तजारत को कि आप ये कर नहीं सकेंगे, और वो नहीं हुआ था, तजारत नहीं खुली थी। ठीक ठीक। अली नाज बलोच साहिबा हैं हमारे साथ क्या? नाज साहिबा के स्काइप कनेक्शन में थोड़ा सा इशू है। अली नवाज अवान साहब, आपने कहा कि जिस वक्त मुल्क की जरूरत है, ठीक है, रियलिस्टिकली स्पीकिंग आपकी बात दुरुस्त लगती है, लेकिन फिर ऑपोजिशन आप पे यही तनकीद तो करेगी कि जब वो करते थे अपने दौर में तो उस वक्त आप लोग गद्दार, मोदी का यार कहते थे। तो अब कौन है गद्दार या मोदी का यार? गद्दार तो खैर बहुत ही गलत है, मोदी का यार कौन है? नहीं तो खैर इसको जरा इसको पस मंजर मैंने तारीख मैंने बात जो शुरू में की वो कुछ एक बात मैं ये कह रहा हूं कि आपके जो अब पूरी दुनिया के साथ और अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो आपके ताल्लुकात होते हैं वो मुल्की बेस पे होने चाहिए, कंट्री टू कंट्री होने चाहिए, पर्सनल नहीं होने चाहिए। और पर्सनल इस सेंस में कह रहा हूँ, अगर आपके वैसे पर्सनल इसमें मुझे कोई वो नहीं है, पर्सनल इन द सेंस कि अगर कंट्री को कॉम्प्रोमाइज करके आप पर्सनल स्टेक्स बढ़ाते हैं। मैं इसकी मिसाल दे देता हूँ आपको कि हमारे जो पर्सनल स्टेक्स मोदी के साथ है, अगर वो यहाँ आते हैं और वो आपकी किसी प्राइवेट महफिल में शरीक होते हैं, अगर जंडाल साहब आते हैं और उनकी वीजा वायलेशंस होती हैं और उसके बाद कहा जाता है कि वो तो हमारे पर्सनल दोस्त है, हमारे बिजनेस टाइज हैं, और हम जाते हैं, हम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से नहीं मिलते हैं, हम अपने बिजनेस पार्टनर से मिलते हैं वहां, तो उस पर तो सब आज भी अगर इमरान खान साहब भी ये करें तो भाईजान सारी दुनिया यही बात करेगी, हमारी ऑपोजिशन भी यही बात करेंगे, मेरा तारिक भाई भी यही बात करेंगे, नाज भी ये बात करेंगे, और गरीदा तो सबसे ज्यादा करेगी। तो मैं ये कह रहा हूँ हम इससे थोड़ा सा ऊपर उठे हुए, हम ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के, हमारे शाह महमूद कुरैशी साहब के, हमारे बाकियों के कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है, लाइलाज लोग हैं ये। मैं भी बात करता हूँ जरा तारिक भाई, अगर मैं बात करूँ करें ना, मेरी जान आप पूरा करें, मैं तो वैसे बाद में बात करूंगा। बिल्कुल आप मैं ये नहीं कह सकता आप किसकी जान है, फिर मैं और बात करता हूँ। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर हम उससे थोड़ा सा ऊपर उठें और मुल्क को सोचें। पीपल्स पार्टी ने शिमला माहिदा किया, आपको पता है, जो हम कहते हैं यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशंस हैं कि ये इंटरनेशनल इशू है और ये अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशंस हैं और इसके मुताबिक कश्मीर का हल होना चाहिए। आपको पता है शिमला माहिदे के अंदर क्या है? पाकिस्तान ने वहां शिमला माहिदा में क्या सिग्नेचर्स किए हुए हैं कि हाँ ये इंटरनेशनल नहीं, ये बायलैटरल इशू है। आपको इस चीज का पता है? ये है वो इशू जिसके ऊपर आप बात करते हैं कि हाँ यहाँ ये बात गलत है। अब मैं ये दोबारा इस चीज के ऊपर आता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि आज आप लाइफ सेविंग ड्रग्स मंगा रहे हैं, आपकी वेजिटेबल्स, आपका ये कॉटन, आपकी शुगर, आपके मुल्क में देखा बड़ा मसला है। अली नवाज अवान साहब का स्काइप कनेक्शन, वी हैव लॉस्ट द स्काइप कनेक्शन। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त भी हुआ है, तारिक फल साहब ने कोई जवाब भी देना था। मैं 2 जुमले कह दूं, ब्रेक के बाद वापस ले लूं ताकि तसल्ली से आप जवाब दे दें। नया टॉपिक चेंज करेंगे, अब इसमें तो काफी बात हो गई है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि लाइलाज लोग हैं, अभी भी इनकी जो है वो किल्ली उधर ही है कि हम करेंगे तो हम गद्दार हैं, ये करेंगे तो ये मुहब्बे वतन है। अभी भी इनकी किल्ली उधर ही है, हम करें इंडिया के साथ बात तो हराम है, ये करें तो हलाल। बाकी मजबूरी है, जो हुकूमती नुमाइंदे हैं, जैसे आज अली आपके प्रोग्राम में आए हुए हैं, नवाज इमरान खान साहब मुल्क को तबाह कर दें, मुल्क को बेच भी दें, इन्होंने कसीदे पढ़ने हैं, इनकी मजबूरी है, लिहाजा हमें कोई एतराज नहीं है, जारी रखें। ठीक है, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो कुछ पॉलिटिक्स के हवाले से, मरियम नवाज की खामोशी के हवाले से, और नून लीग और पीपल्स पार्टी की जंग अभी तक थमी नहीं है, एक नया तबले जंग बच चुका है। बात करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉलिटिकल टॉपिक, नाज बलोच साहिबा, चूंकि कुछ प्रॉब्लम थी कनेक्शन में, आपसे बात नहीं हो पा रही थी प्रॉपरली, मैं कश्मीर के हवाले से जो भारत के साथ तिजारत खोली है, तो दोस्ती की एक नई ताल्लुकात की कुछ खबरें आ रही हैं और उस पर आहिस्ता आहिस्ता पेशरफ्त होती भी नजर आ रही है। क्या कहती हैं आपके, ये ठीक है या ये गलत है, क्या होना चाहिए?
नाज बलोच साहिबा की तरफ सिग्नल्स की काफी प्रॉब्लम है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। मरियम नवाज साहिबा की खामोशी, हुकूमती तर्जुमानों ने आज कहा कि मरियम नवाज इसलिए खामोश है कि वो NRO चाहती हैं। क्यों मरियम नवाज एक बार फिर क्यों खामोश हो गई थी, नंबर 1। और दूसरा, अब उनके खुसूसी डॉक्टर लंदन से आए हैं, तो गवर्नमेंट की बात तो जस्टिफाइड लगती है कि एक बार शायद फिर ग्राउंड तैयार हो रही है कि मरियम नवाज ने भी बाहर जाना है। देखें, उन्होंने ऐसी ना तो कोई दरखास्त की है हुकूमत को, ना उन्होंने किसी दरखास्त तो नवाज शरीफ साहब ने भी नहीं दी थी। नहीं, इससे पहले मरियम बीबी ने अदालत में बाकायदा दरखास्त की थी ना, अदालत में लिखा था, अदालत में केस किया था, आप ये कहें, लेकिन वो टर्न डाउन हो गया, हुकूमत ने टर्न डाउन कर दिया उसे। उन्होंने ECL से अपना नाम लिखवाने की बात की थी, वो नहीं हो सकी। तो पहली बात तो ये कि उन्होंने ऐसी कोई मूव नहीं की। दूसरी बात ये कि वो जेन्युइनली उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से वो कुछ दिन आराम करती रही। और तीसरी बात ये कि आज उन्होंने अपने एक ट्वीट के जरिए अभी ये बात वाज़ेह कर दी है कि जी अभी थोड़ी देर पहले कि मैं मुल्क से बाहर बिल्कुल नहीं जा रही, मैं इधर ही हूँ। और लेकिन नवाज शरीफ साहब भी ऐसे ही कहते थे कि मैं मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, लेकिन आखिरकार चले गए ना। अब आपके जो वसवसा है उसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। ये तो एक एनालिसिस है बेस्ड अपॉन द प्रीवियस फैक्ट्स एंड द इवेंट्स। और मरियम बीबी का ऑफिशियल आपको वर्जन भी और स्टेटमेंट भी पार्टी की बता दी है, इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कह सकता। दूसरी बात ये है जी कि जो डॉक्टर अदनान साहब का आपने कहा है कि वो तशरीफ लाए हैं, नवाज अवान साहब मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपके पास आ रही हूं। अली नवाज तशरीफ लाए हैं, फैमिली के डॉक्टर हैं, फैमिली के डॉक्टर के साथ जाहिर है आपकी एक कंफर्ट लेवल भी होता है, वो आपकी पुरानी केस हिस्ट्री जानते होते हैं, तो उस वजह से मेरा ये जाती ख्याल है कि फैमिली डॉक्टर के साथ आप जाहिर है उसके साथ पूरा एक केस उसे पता होता है और वो आपको जानता है। मतलब कोई ग्राउंड तो बिल्ड नहीं हो रही ना मरियम बिल्कुल नवाज नहीं के बाहर हो रही, और अगर होगी तो जाहिर है ये इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। मरियम नवाज जो है वो जाहिर है हमारी लीडर है पार्टी की, वो अगर जाना होगा तो सबको पता होगा, बता के जाएगी। ऐसे कोई मतलब जाना होगा तो बता के जाएंगे, अगर ये मूव मतलब जाना बाहर जो है वो आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है। नहीं तारिक साहब अब साबित करने के ऊपर लगी हुई है। असल बात आप बीच में कह रहे हैं, शी इज नॉट गोइंग। ठीक है जी, तारिक साहब ने तो कह दिया। और मैं आज की मूव के अलावा भी मैं सिर्फ एक जुमला और ऐड कर दूं, जाती तौर पे हम जितने भी हमारी जाहिर है उनके साथ मैम के साथ मुलाकातें, मीटिंग्स पार्टी की सतह के ऊपर, किसी जगह के ऊपर ये ऑप्शन डिस्कस नहीं हुआ। हर जगह के ऊपर उन्होंने ये बात की है कि मैं यहाँ रहूंगी और यहाँ रह के मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूंगी। लेकिन गवर्नमेंट फिर भी खदशा भी है और पुरयकीन भी है। अली नवाज चले तो कर देना, मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, ट्वीट भी उन्होंने कर दिया कि तबीयत खराब थी इसलिए वो ट्विटर पे खामोश थी। तो फिर क्यों आप लोग इसमें से कंस्पिरेसी थीरीज, डील की थीरीज वो क्यों निकाल रहे हैं आप लोग? जो आपने क्वेश्चन किया तारिक भाई ना फंसाएं आप और आगे मुश्किल में मत डाले तारिक भाई को। देखिए ना, आप बात कर रही हैं क्योंकि उसके पीछे एक कॉन्टेक्स्ट है। वो एतजाज अहसन साहब वकील थे नवाज शरीफ साहब के 99 में, इफ यू रिमेंबर, और एतजाज साहब अदालत में पहुंचे हुए थे और वो कह रहे थे केस लड़ रहे थे, और नवाज शरीफ साहब उन्हें कह रहे थे, कसूम नवाज उस वक्त बहुत भरपूर कंपेन चला रही थी और वो कह रही थी कि हम पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाएंगे, हम मुशर्रफ का डिक्टेटर का सामना करेंगे, जेलें हमें कुछ नहीं कहती, हम सारी उम्र जेल में गुजारनेंगे, हम फांसी के फंदे पे लग जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। और वो इंतजाम कहते मैं कोर्ट पहुंचा हूँ, हाशमी साहब परेशान है, वो जेल में बैठे हुए हैं, और नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली लेके बाहर चले गए, उसके बाद दोबारा आ जाते हैं। अब क्या हुआ? अभी ये आप कहते हैं याद होगा तो नवाज शरीफ साहब की वो तकलीफ सुना दें तारिक भाई को, याद होगी बेचारूंगा मैं साथ तारिक के, मैं मर जाऊंगा बाहर नहीं जाऊंगा, आप याद करा दें, मैं जेल चला जाऊंगा जमानत नहीं लूंगा। ये मरियम भी कहती थी, अभी जमानत अप्लाई की हुई थी नैब के पेश होने से पहले। तो ये तो इनकी रवायात है, ये इनकी हिस्ट्री है, इसलिए आप भी शक कर रही हैं, लोग भी शक कर रहे हैं, और तारिक भाई को भी पता और बाकियों को भी पता। पर अब ये कह भी नहीं सकते क्योंकि इससे पहले भी मरियम बीबी, जैसे तारिक भाई ने कहा, ये लिख के दे चुकी हुई है कोर्ट में कि मेरा नाम ECL से निकाला जाए, मेरे अब्बू का जो इलाज है वो मेरे बगैर नहीं हो सकता, उनकी मैंने टेक केयर करनी है, मुझे बाहर जाने दिया जाए। और उसके बाद फिर वो ट्विटर खामोश हो जाता है, उसके बाद कोई बात नहीं होती। यानी कि आप समझते हैं कि मरियम नवाज बाहर जा सकती हैं या बाहर जाने के लिए ग्राउंड बिल्ड कर सकते हैं? ये आज से कोशिश नहीं कर रही, गरीदा मैं आपको बिल्कुल वास्तु बता रहा हूँ, कंफर्म न्यूज बता रहा हूँ। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम शी ट्राइड, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम। ये चीज बहुत अरसे से चल रही है, बैकडोर चैनल से कोशिश की जा रही है, बहुत सारे लोगों को बीच में डाला गया है कि मुझे बाहर जाने दिया जाए। और मैं अपने मतलब मोहतरम नवाज शरीफ साहब के पास जाना चाहती हूँ, अपने फादर के पास जाना चाहती हूँ, और मेरे लिए कोई रास्ता निकाला। अच्छा ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं, नाज बलोच साहिबा टेलीफोन लाइन अगर
उन हिस्ट्री की उनके माजी है, माजी की हिस्ट्री में आप चैलेंज करने जा रहे हैं लगता है कोई। वक्त ज़ाया होगा, इनकी हिस्ट्रियाँ छोड़ें। अभी एक बात मैं ज़रूर कहूँगा अली को, अगर आपके किसी एक बंदे में भी, हुकूमती बंदे में भी अकल होती तो जब मरियम बीबी ने कहा था कि मैं मुल्क से बाहर जाना चाहती हूँ तो आप फौरन भेज देते। जितना हुकूमत को मुसीबत उसने अभी डाली हुई है, वो मुल्क से बाहर होती शायद ना डालती। कहाँ मुसीबत डाली वो हुई है? हमारे लिए नुकसान होता अगर मुल्क से बाहर चली जाती। पुरसुकून है, पीडीएम रही नहीं, पीडीएम हुकूमत कहती है पीडीएम मौजूद है, इन्ना लिल्लाह पढ़ने से पीडीएम फौत नहीं होती, पीडीएम मौजूद है। कहाँ मौजूद है? आज आप लोगों ने पीपल्स पार्टी का अपोजिशन लीडर गिलानी साहब को सेनेटर बनवाया आप लोगों ने अपने वोटों से, और आज आप कह रहे हैं कि हम उनको सेनेट में मानते नहीं अपोजिशन का लीडर। कोविड हुआ है, ऑक्सीजन लगी हुई है उसे, लेकिन फौत नहीं हुई है, मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ। वो रिवाइव कर जाएगी अली, वो रिवाइव कर जाएगी, हमने ऑक्सीजन लगाई हुई है। मैं डॉक्टर हूँ ना, मैंने ऑक्सीजन लगाई हुई है भाई उसे। नहीं, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, फौत नहीं हुई। अच्छा। तो इसलिए वो रिवाइव भी होगी और दोबारा आएगी मैदान में। अच्छा नाज बरोज साहिबा, यहाँ पर मैं जरा आपका कमेंट चाहूंगी। बात तो हम कश्मीर पे करते, बट चूंकि बीच में आपका स्काइप कनेक्शन बार बार लूज हो जाता था, इस पे जरा जवाब दे दे कि पीडीएम को इस वक्त कोविड हुआ है, कोरोना वायरस हुआ है, वेंटिलेटर पे पड़ी है, लेकिन इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं होगी, जबकि आज नून और मौलाना ने मिलके यूसुफ रजा गिलानी को सेनेट में अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कोविड को लेकर मैं समझती हूँ कि हमें एक सीरियस नोट पे अवाम को पैगाम देना होगा, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं तमाम देखने वालों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि कोविड की जो ये लहर है ये बहुत ही कंटेजियस है और बहुत जल्दी से एक दूसरे में मुंतकिल हो रही है, और बहुत तेजी से लोगों को कोविड जो है स्प्रेड हो रहा है। इसलिए इसमें जिम्मेदारी का सामना करते हुए हम सबको एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनाने बहुत जरूरी है एक दफा दोबारा से। तो आई थिंक जहाँ दूसरी जानिब वैक्सीनेशन को लेके इश्यूज हैं और ये सारे मामलात हैं, ये सब हुकूमत को हल करने के लिए इम्पोर्टेंट जो मसाइल हैं इनके ऊपर मैं समझती हूँ फोकस हमारा होना चाहिए। और फिर ऊपर से आप देखें कि मुल्क के अंदर जो इस वक्त माशी दिवाली और माशी बहरान है, और मजीद अवाम के ऊपर अरबों रुपए का जो टैक्स है। नाज साहिबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आई कैन हियर यू। अच्छा, तो मैं सवाल आपसे कर रही थी कि डॉक्टर तारिक ने बड़े लाइटर नोट पे कहा कि पीडीएम को इस वक्त कोरोना वायरस हो गया है, वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है, लेकिन मरने नहीं जा रही है पीडीएम। लेकिन हम देखते हैं कि रोजाना की बुनियाद पे कोई ना कोई इख्तलाफ आ जाता है। आज गिलानी साहब को अपोजिशन लीडर मानने से इनकार कर दिया, बाकी पीडीएम ने, नून ने और मौलाना ने। देखिए वरीदा, पीडीएम 11 जमातों पे मुश्तमिल एक अलायंस है और एक ऐसा फोरम है जहाँ पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का मुत्तफिका लाए अमल तय होता है। दो पॉलिटिकल पार्टीज की मर्जी या उनकी जिद की बुनियाद के ऊपर फैसले ना हुए हैं ना होंगे। इससे पहले भी जो ज़मीनी इंतखाबात को लेके इश्यूज थे उसके ऊपर भी पीडीएम की रजामंदी थी। पीपल्स पार्टी ने अपना बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा किया और हमने देखा कि उसमें पीडीएम की कामयाबी हुई। इसी तरह यूसुफ रजा गिलानी साहब को कौमी असेंबली में सेनेट की नशस्त लेने में कामयाबी हासिल हुई, ये पीडीएम की कामयाबी। लेकिन ये मानते ही नहीं ना, अब गिलानी साहब को ये मान ही नहीं रहे अपोजिशन लीडर। अच्छा, मैं ये बताऊं, अगर देखें ये बात मैं समझती हूँ कि बड़ी संजीदगी के साथ मामलात को देखना पड़ेगा। हम तो लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे थे, लेकिन इसको जो नथी कर दिया गया रेजिग्नेशन के साथ लॉन्ग मार्च को, उसके बाद क्या हुआ कि लॉन्ग मार्च का मामला ही जो है वो पीछे बैकडोर में चला गया। तो मैं समझती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप जो कि लाए अमल था पीडीएम का, उसके हिसाब से चलना ही मैं समझती हूँ बेहतर होता हमारे लिए ऑपोजिशन के लिए, क्योंकि ऑपोजिशन को इस वक्त जरूरत है मुत्तहिद होने की। इस वक्त तो हमें हुकूमत की नाकिस पॉलिसीज के ऊपर एक पेज के ऊपर होना है। ऐसे में अगर आपस में छोटे छोटे अख्तलाफात करके और ऑपोजिशन लीडर वो सेनेट में नहीं मानेंगे, कल को फिर हम कहेंगे कि जी हम कौमी असेंबली में नहीं मान रहे, ऐसी बात नहीं चलेगी। ये बहुत ही संजीदा मामलात हैं। ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की मनमानी के ऊपर या मर्जी के ऊपर या जिद के ऊपर आके जो फैसले ना होने चाहिए, ना ये तरीकेकार दुरुस्त है। मैं समझती हूँ कि सबकी एक मैच्योर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, मैच्योर अप्रोच होना चाहिए। लेकिन इससे पहले भी नेशनल अलायंसेस बने और मोहतरमा साहिबा के ने अलायंसेस इस तरह के बनाए और उसमें बहुत अच्छा किरदार जो है मोहम्मद नवाज शरीफ का भी रहा और सबका रहा। आज जब दोबारा एक अलायंस पीपल्स पार्टी ने उसकी फाउंडेशन रखी और उसकी बुनियाद रखी पीडीएम की, इस उम्मीद के साथ रखी कि एक तरफ अवाम के ऊपर जो माशी बोझ है और एक तरफ हुकूमत की जो नाकिस पॉलिसियां हैं, जैसे भी कश्मीर इशू पे बात की, तो कश्मीर इशू के ऊपर आप देखें तो श्रीनगर हाईवे रख देने से या आधे घंटे की जुम्मे के दिन खड़े होकर खामोश होने से मामला हल नहीं होता।
صرف ٹائم بورڈز لگا کے اور صرف وہ ٹائمرز لگا کے کہ جی اتنے گھنٹے اتنے منٹ اور اتنے سال اور اتنے دن ہو چکے ہیں لاک ڈاؤن کو، اس سے حل نہیں ہوتا معاملے کا. جو ہماری اقتصادی پالیسیز ہیں، جو ہماری خارجہ پالیسیز ہیں، ان پالیسیز کو ریوزٹ اور معاشی پالیسیز کو ناز صاحبہ کی آواز میں بھی ذرا کوئی پرابلم آ رہا ہے، بار بار آواز ان کی ڈاؤن ہو جاتی ہے. ایک چھوٹی سی بریک کا بھی وقت ہوا ہے، لیکن ناز صاحبہ نے ایک بات بڑی امپورٹنٹ کی ہے. طارق صاحب واپس آ کے آپ سے اس کا جواب لوں گی کہ اگر آج آپ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر نہیں مان رہے تو کل کو پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں بھی آپ کا اپوزیشن لیڈر نہیں مان سکتی. اور اس نون پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کی لڑائی کو انجوائے کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. بات کریں گے بریک کے بعد. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ آج آپ گیلانی صاحب کو سینٹ میں نہیں مان رہے اپوزیشن لیڈر تو کل کو ہم قومی اسمبلی میں بھی نہیں مان سکتے. بات ویلڈ لگتی ہے. یہ کچھ چیزیں ابھی ماضی قریب میں پی ڈی ایم کے حوالے سے سامنے آئی ہیں اور اسی لیے میں نے اپنا وہ اسٹیٹمنٹ آپ کو دیا. کچھ ہکپس ہیں جو کہ دور ہو جائیں گی اور امید ہے کہ دور ہو جائیں گی اور ہونی چاہیے. نہیں ہکپس کیسے دور ہوں گی؟ آپ ہر دوسرے تیسرے دن کوئی نہ کوئی نیا جو ہے میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کہ جس مقصد کے لیے پی ڈی ایم بنی تھی اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے، وہ ایک بڑا مقصد ہے. عوام کو ایک ایسے عذاب سے نجات دلانا جس میں ان کی زندگی جو ہے وہ بہت مشکلات کا شکار ہوئی ہے. مہنگائی اور سسٹم سارا جس طرح چل رہا ہے وہ پورا پاکستان جانتا ہے. اور اس مقصد کے حصول کے لیے یہ چند چیزیں جو میں نے کہا، آپ انہیں اختلافات کہیں، ہکپس کہیں، بیڈ ٹیسٹ کہیں، جس کے لیے میں نے کہا کہ وہ کرونا وائرس والی بات میں نے آپ سے کی، تو یہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے. لیکن کیسے دور ہوں گے؟ آپ پازیٹیو تو ہیں لیکن کیسے دور ہوں گے؟ آج آپ نے ان کو اپوزیشن لیڈر ماننے سے انکار کر دیا، کل کو آپ مان لیں گے گیلانی صاحب کو سربراہی اجلاس ہونا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں اور اس سے پہلے پیپلز پارٹی کا اجلاس ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ سیریس نوٹ پی ڈی ایم کے مستقبل کا اصل فیصلہ یہ جو 4 اپریل کو جو سی کی میٹنگ ہو رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس میں ڈیسائیڈ ہوگا. پیپلز پارٹی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ اپنی کیا حکمت عملی بنائیں گے استعفوں کے حوالے سے اور کیا جواب لے کے آئیں گے پی ڈی ایم میں، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی اور فیوچر ڈیسائیڈ ہوگا. آپ لوگ تو ڈٹے ہوئے ہیں نون لیگ اور مولانا کہ جی استعفے دیں لازمن، اسی پہ ڈٹے ہوئے ہیں اس وقت تک، اور پیپلز پارٹی برقرار ہے کہ ہم استعفے نہیں دیں گے. میں عرض کر رہا ہوں کہ جس وقت تو مستقبل تو آپ کا واضح ہے نا. سی میٹنگ کی فائنل کر کے اپنا کوئی ڈیسیژن لے کے پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں آئیں گے. ظاہر ہے وہ ٹائم لے کے گئے ہیں نا. جو لاسٹ پریس کانفرنس ہوئی ہے پی ڈی ایم کی، اس میں وہ ٹائم مانگ کے گئے تھے کہ ہمیں اپنی سی میٹنگ میں جانے دیں. اس کے بعد وہ کوئی جواب لے کے آئیں گے جب وہ اپنا فائنل اسٹریٹجی بتائیں گے کہ ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. پھر پی ڈی ایم میں شامل باقی جماعتیں، ان میں کنسنسس تجویز میں بتا دوں آپ کو، باقی 9 جماعتیں اس بات پہ اتفاق کر رہی تھی کہ آپ استعفے دیں. اکیلی پاکستان پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ ابھی نہیں دینے چاہیے. اور لانگ مارچ کو مؤخر کرنے کا فیصلہ بھی کنسنسس سے ہوا ہے. کچھ لوگ آج یہ بھی بات کر رہے ہیں نا کہ شاید اس میں کنسنسس تھا کہ چونکہ پیپلز پارٹی ٹائم مانگ رہی ہے، اتحاد کو ہم نے بریک نہیں کرنا، کنسنسس سے ہم نے لانگ مارچ کو کیونکہ آپ کی آفس میں میٹنگ ہوئی تھی یہ، تو پیپلز پارٹی بھی لانگ مارچ کو ملتوی کرنے کے کنسنسس میں شامل تھی. بالکل شامل تھی. تمام جماعتیں دیکھیں پیپلز پارٹی شامل لانگ مارچ کو ملتوی کر دیں. پیپلز پارٹی شامل اس طرح تھی کہ میں مختصر عرض کر دیتا ہوں. پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ لانگ مارچ کریں بغیر استعفوں کے. باقی 9 جماعتیں کہہ رہی تھی لانگ مارچ کریں لیکن استعفوں کے ساتھ کریں. کنسنسس اس بات پہ ہوا کہ لانگ مارچ کو ابھی ملتوی کر دیں. اس کنسنسس میں پیپلز پارٹی بھی شامل. بالکل فیصلہ کنسنسس سے ہوا ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹائم دیں، جب وہ واپس آئیں گے اپنی سی کی میٹنگ کے بعد تو پھر آگے کی اسٹریٹجی جو ہے وہ طے ہوگی کہ ساتھ چلے گی نہیں چلے گی، سامنے آ جائے گی بات. لیکن 4 اپریل کے بعد آپ کو وینٹیلیٹر ہٹانا پڑے گا پی ڈی ایم کے کرونا وائرس کے مریض کے اوپر سے. اب میرا خیال ہے آپ کو اس کو جانا دینا پڑے گا. وینٹیلیٹر لگایا ہی 4 تاریخ تک ہے. اس کے بعد آپ کو ہٹانا ہی پڑے گا. آکسیجن آپ کی ختم ہو جائے گی 4 تاریخ کو. علی نواز اوان صاحب، آپ لوگ انجوائے تو بڑا کر رہے ہوں گے پی ڈی ایم کی جو یہ ایک بالکل رول بیک ہو گئی ہے، بالکل شیرازہ بکھر گیا ہے، آپ لوگ انجوائے تو بڑا کر رہے ہیں. آپ کس طرح کے کمنٹ دے رہی ہیں پی ڈی ایم کے بارے میں؟ اور آپ اس کو اور کیا کہیں گے؟ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں، ایک اور پروگرام کر لیں میرے ساتھ بیٹھ کے، آپ سارے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھ دیں گے کہ جی کس طرح آپ کا شیرازہ بکھر گیا ہے. بٹ علی نواز اوان صاحب، اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں، طارق بھائی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے پر مایوسی نہیں. وہ کہنا یہی چاہ رہے تھے. اچھا تو بات ڈس اپوائنٹمنٹ بھی نہیں ہے، مایوسی بھی نہیں ہے، تسی خوش نہ ہو. اچھا طارق بھائی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بندھن نہیں ٹوٹا بس ڈائیورس ہو گئی، یہ کہنا چاہ رہے ہیں طارق بھائی. پر بات اس سے آگے ہے. دیکھیں نا، مسئلہ یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، اس کو اس طرح لے لیتے ہیں. جب آپ کا کوئی نظریہ نہ ہو، آپ کی کوئی سوچ نہ ہو، کوئی آپ کی سمت نہ ہو،
اور آپ صرف بغض عمران اور بغض فوج میں اکٹھے ہوئے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے بس گرانا ہے کیونکہ آپ کو کوئی اپرچونٹی نظر نہ آ رہی ہے. اور جیسی آپ کو کوئی اپرچونٹی نظر آتی ہے دوبارہ لڑنے لگ جاتے. وہ دیکھیں نا کچھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ جانور آپس میں بیٹھ جاتے ہیں اور صرف دیکھتے رہتے ہیں کون آنکھ جبکہ میں اس کو کھا لوں. تو پی ٹی ایم تو وہی ہوئی ہے اور تو کوئی اس سال. ابھی طارق بھائی ناز جو مرضی کے میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کی صورتحال. آج طارق عزیز صاحب ہیں دنیا میں, انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے, آپ ذرا اس کو پڑھیں. اس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ان کی 2 میٹنگز ہوئی ہیں کل, جس میں نواز شریف صاحب بھی تھے اور ان کی باقی پارٹیز کے رکن بھی تھے, اور انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ایک بہت اچھا افیکٹو رول ادا کریں گے اسمبلی کے اندر, اور ہم چیلنج کریں گے سینیٹ کے اندر یوسف رضا گیلانی کو, ہم چیلنج کریں گے ادھر قومی اسمبلی کا. یہ میں نہیں کہہ رہا, طارق عزیز صاحب غلط کہہ رہے, مجھے نہیں پتا, ایک تجزیہ دیا ہوا ہے, میں یہ بات کرنے کی. آگے وہ کہتے ہیں طارق بھائی نام مجھے ان کی پارٹی سے, میں تو کچھ نہیں بولوں گا, ایک تجزیہ دیتا میں نے جو آپ کو بتا دیا. بات کرنے کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں نا اپرچونٹی بیسڈ جماعتیں, کوئی آپ کے ان کا نظریہ ہے, کوئی سوچ ہے, کوئی سمت ہے, کوئی نہیں ہے. کوئی ایک جماعت دوسری, اگر ان دونوں سے اس وقت رائٹ لو آپ پوچھ لیں کہ باقی 9 جماعتوں کے نام کیا ہے, یہ دونوں پارٹیز نہیں بتا سکیں گے آپ. میں بھی آپ سے شرط لگانے کو تیار ہوں. باقی 9 پارٹیز کیا حالات ہے؟ باقی میں 9 تو بتا پارٹیز سکتا ہوں کیونکہ میں تو میٹنگ اسلام آباد میں ہوتی ہیں, اس لیے میرے تو مسئلہ کوئی نہیں, مجھے نہ چیلنج کریں. ناز کراچی رہتی ہیں. بتا دیں آپ پھر پیپلز پارٹی پہ اٹیک کر رہے ہیں, دوسری بات اور ان کی ایبسنس میں اٹیک کر رہے ہیں. دوسری بات, ایک سیریس بات میں کر دوں کہ جو ابھی علی نے بات کی ہے ہمارے بھائی نے کہ جناب ان کا کوئی نظریہ نہیں پی ڈی ایم کا, اور یہ اس وقت 80% جو پاکستانی ہیں نا, آپ ان سے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں, وہ کہیں گے نالائق اور نااہل حکومت سے نجات چاہتے ہیں. اس سے بڑا کوئی نظریہ ہے؟ پر کتوں جس کے گھر میں روٹی نہیں ہے, جس کے گھر میں دوائی نہیں ہے, جو بجلی کا بل نہیں دے پا رہا, جو گیس کا بل نہیں دے پا رہا, وہ کیا خوش ہے اس حکومت سے, یا وہ رہنا چاہتا ہے اس حکومت کے ساتھ؟ بھئی آپ کے لوگوں نے لیکن لائے عمل کوئی آپ کے پاس بھی نہیں ہے, اسٹریٹجی کوئی آپ کے پاس بھی نہیں ہے. آپ کے SBR کے چیئرمین بدلے, 3 آپ کے وزیر خزانہ بدل گئے ہیں, آپ کو ابھی بھی کوئی لائن لینتھ کی سمجھ نہیں آ رہی. 2.5 سال بعد وہ وزیر اعظم جو 2.5 سال بعد آگے کہہ رہا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ جناب ہوا کہ ملک میں اور حکومتیں کیسی ہوتی ہیں, حکومت سنبھالنی نہیں چاہیے تھی. اس نالائق حکومت کو ہٹانے سے بڑا نظریہ کوئی ہے اس وقت پاکستان میں؟ کوئی نظریہ نہیں ہے. اور یہ میں کہوں گا کہ یہ عبادت ہے, یہ جہاد ہے, وہ بندوقوں والا جہاد نہیں, جمہوری جہاد ہے یہ کہ اس حکومت سے نجات حاصل کی جائے. آپ کریں سروے, میں چیلنج کرتا ہوں, 80% پاکستانی آج آپ کو کہیں گے, لیکن وہ 20% وہ ہیں جو نہ اپنا کبھی, جو 20% ہیں جو نہیں چاہیں گے حکومت کو گرانا, نہ کبھی انہوں نے اپنی کو گروسری کی ہے, نہ کبھی بجلی کے بل ادا کیے ہیں. کارپوریٹ لوگ ہیں, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ خرچے ان کے جو ہیں وہ کتنے ہیں, پیسہ بہت زیادہ ہے, وہ لوگ سروائیو کر رہے ہیں. لیکن ایک مزدور آدمی, ایک آپ کے جو ہمارا جو ڈرائیور ہیں, ہمارے نائب قاصد ہیں, ہمارے کسان ہیں, ہمارے محنت کش ہیں, ان کی زندگی دیکھیں کیسی گزر رہی ہے. ٹائم بالکل ختم ہو گیا. بہت بہت شکریہ آپ کا طارق فضل چودھری صاحب, علی نواز آوان صاحب اور ناز بلوچ صاحب. علی نواز آوان صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہ طارق بھائی بھی ان 20% لوگوں کے اندر ہے جو اس حکومت کو جاتا دیکھ نہیں سکتے. چلیں, آپ کی دوستی ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک آپ چلتے رہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. I'll see you tomorrow. اللہ حافظ.